नमस्कार दोस्तों, अभियान सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल पे धनंजय सर के द्वारा जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो हमने सोचा है कि जैसे जैसे टॉपिक आपका सर ने पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम आपको पुराने प्रश्नों का अभ्यास भी कराते रहें, जिससे आपके रिवीजन भी होते रहेंगे और आपको प्रश्नों की प्रकृति का भी एक आइडिया लगता रहेगा। इसके साथ ही मित्रों, हमारा ये टारगेट है कि हम 4 से 5 महीने के अंदर आपका संपूर्ण घटना चक्र सभी विषयों का खत्म करवा दें तथा हर रविवार को और हफ्ते में 1 या 2 दिन जो है वो हम आपको नए प्रश्नों का भी से भी अवगत कराएंगे। और हमारा बाकी तो हमारे ऐप पे टेस्ट प्रोग्राम, बाकी वीडियो लेक्चर सभी चीज़ें चल रही है। मित्रों, ये मेरा जो है वो पहला वीडियो है, इसलिए आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको आगे इसी तरह से हिंदी की कक्षाएं भी लूँ, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस नॉलेज का आप सभी को लाभ पहुँचाऊँ। ठीक है, तो अभी चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है वो फ्रांसिस्को डी एल्मेडा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी एल्मेडा था। ठीक है, इसका पूरा नाम फ्रांसिस्को डी एल्मेडा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसी से जुड़े कुछ और प्रश्न का। जैसे पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी एल्मेडा है, तो द्वितीय वायसराय जो है वो कौन था, वो अल्बुकर्क था। ये जो है वो अल्बुकर्क जो है वो द्वितीय वायसराय था और अल्बुकर्क को ही जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो वो सेकंड वायसराय अल्बुकर्क को कहा जाता है, जबकि प्रथम वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। एल्मेडा याद कर लेने के काफी है। अच्छा, यदि यहाँ पे बात करते हैं कि प्रथम पुर्तगाली जो भारत की यात्रा की थी जिसने, तो वो कौन था, हमारा वास्को डी गामा, जो आपको याद होगा हमेशा गोवा में जो है वो एक शहर ही है, वास्को डी गामा नगर इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वास्को डी गामा था। कब आया था, 1498 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो किस स्थान पर किया था, कोचीन में। यहाँ से देखिए, पहले प्रश्न में आपके एक प्रश्न का उत्तर के साथ ही आपको 3 जो है वो और आपको प्रश्न मिल गए। पहला क्या था कि पुर्तगाली जो है वो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। द्वितीय जो है वो अल्बुकर्क था और अल्बुकर्क को जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। और तीसरा प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा की थी। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो कोचीन था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कोडिंग बताती हूँ कि प्रथम दुर्ग का निर्माण तो इन्होंने कोचीन में कर दिया था। ठीक है, तो द्वितीय दुर्ग का निर्माण इन्होंने कहा किया था, कन्नौर में। ये देखिए, ये आपका सेकेंड है। ठीक, तो इसके लिए मैं एक कोडिंग बनाती हूं कि पूरा कोक, ठीक, पूरा को, पूरा से पुर्तगाली हो गया, को से कोचीन हो गया, क से कन्नौर हो गया। ठीक है, तो बस इतनी ही कोडिंग आपको याद रखनी है। इससे क्या है, कोक तो आप लोग पीते ही हैं और पूरा का पूरा बोतल भी पी जाते हैं, तो इसलिए जो है पूरा कोक याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि पुर्तगाली, कोचीन और कन्नौर। ठीक है, अब आपका थर्ड प्रश्न पे आते हैं हम। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने। सर्वप्रथम वही पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र की स्थापना की थी। आपको मित्रों ये बात तो पता होगी अच्छे से ना कि पुर्तगाली जो है वो गोवा जो है वो राज्य से भारत में प्रवेश किया था। तो आपको पता है कि वहाँ पे सामुद्रिक व्यापारी केंद्र है, तो वहीं पे उन्होंने अपना एक व्यापारी केंद्र बनाया था। तीसरा जो है वो आपका क्वेश्चन है चौथा कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो कि पुर्तगालियों द्वारा, मतलब पुर्तगालियों ने बंगाल में किस स्थान पे अपनी जो है पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। प्रश्न का अर्थ है कि बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी, हुगली। ठीक है,
ये प्रश्न आप याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ठीक है, तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना के रखा था। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जॉब चारनॉक ने। किसने की थी? जॉब चारनॉक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं, ये आईएएस का कोई प्रश्न है जिस 2005 में पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी ऑप्शन है, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक, तो इसका जो है वो बी वाला ऑप्शन सही है। क्या है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स की स्थापना की। ठीक, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ठीक है, निम्नलिखित कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? लिवेंट कंपनी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो लिवेंट कंपनी थी। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिवेंट कंपनी थी उसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में आई थी। पहले कौन सी कंपनी थी? मतलब पहले जो है ये लिवेंट कंपनी थी, उससे अधिकार प्राप्त हुआ था व्यापार का। फिर सेकंड जो है वो आपकी, ये तो आप लोगों को याद होगा, जिसने भारत को नष्ट कर दिया पूरा, ईस्ट इंडिया कंपनी, तहस नहस मिला के रख दिया। तो इस कंपनी को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये वाली तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, पर ये वाली भी याद कर लीजिएगा। कौन सी कंपनी? लिवेंट कंपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों का पूछ रहा है, पुर्तगालियों का तो हो गया कोचीन। अब अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? सूरत में। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1613। ठीक, तो अब ऐसे पूछ लिया है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो सूरत में की थी। ठीक है, याद रहेगा ना? तो अंग्रेजों से रिलेटेड भी कुछ आपको छोटे छोटे फैक्ट बता देते हैं कि जो अंग्रेजी कंपनी थी उसमें सबसे पहला अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल कब आया था? 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो 15 वर्ष के लिए एक फरमान जारी किया गया और इन्हें जो है वो भारत में व्यापार करने का एक मतलब अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी वो कहाँ की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टम में की थी। ठीक है, और अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। जबकि अगर पूछा जाए कि पश्चिम भारत में इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी तो आपकी सूरत में होगी। ठीक है, पर पूरे संपूर्ण भारत में मतलब कि पहली कंपनी जो है मसूलीपट्टम ही है। ठीक है, मसूलीपट्टम कुछ खास अच्छा लिखा नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, आप तो ऐसे समझ गया। पहले मसूली
ठीक, याद रखिएगा। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी, जो आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी भारत में इनकी पहली, मतलब पूरे भारत में या पूर्वी भारत में। और दूसरी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी। परंतु ये पूछा जाए कि पश्चिम भारत में पहली फैक्ट्री या 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री, तो इन्होंने कहाँ पे स्थापित की थी? सूरत में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आयोग का बड़ा ही जो है वो पेट क्वेश्चन रहता है। बड़ा ही आयोग को इस तरह के क्वेश्चन पूछने में बड़ा मज़ा आता है, और देखते हैं हमें बताने में कितना मज़ा आता है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ठीक, और प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के साथ आपको मिलाना है। ठीक, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का क्या होगा? एक्स ला सापेल की संधि। कहाँ है ये वाला ऑप्शन? ये वाला। ठीक, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध एक्स ला शापेल की संधि, यानी ऑप्शन ए वाला इससे मैच करता है। ठीक है, तृतीय मतलब इसमें कर्नाटक लिखा है, वही आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो अनिर्णायक रहा था, तो इसका यही सही होगा, मैच है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक, तो अपने पास जो है वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, पहले एक का 4, ठीक, एक का 4, बी का 1, एक का 4, हाँ, बी का 1, ये है ऑप्शन सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। ठीक, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 से 54 के बीच में हुआ था। सॉरी, द्वितीय ये वाला, एक मिनट, इसको थोड़ा रफ करते हैं, अच्छे से बताते हैं आपको। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 से 48 के बीच में है। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से लेके 54 तक चला था। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जिसमें क्या है, एक्स ला सापेल की संधि। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो अनिर्णायक रहा था, 1749 से 54 के बीच में चला था। वैसे इस युद्ध के अंतर्गत जो है वो पौंडीचेरी की संधि हुई थी। ये याद रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के तहत जो है वो पौंडीचेरी की संधि हुई थी, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, आप याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1758 से लेकर 63 तक। ठीक, इसमें क्या हुआ था आपका? पेरिस की संधि। याद रहेगा। ठीक, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 63 तक। ठीक है, प्रथम में क्या हुआ था? प्रथम में जो है वो एक्स ला सापेल की संधि हुई थी, द्वितीय में पौंडीचेरी की संधि हुई थी, तृतीय में पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, अगर आप याद करेंगे तो प्रथम एक्स ला सापेल की संधि ये सबको याद रहता है। द्वितीय जो है ना वो हम पहले पौंडीचेरी तक जाएंगे, और तृतीय वाले में थोड़ा और दूर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? पौंडीचेरी से पेरिस। तो जब याद रखेंगे सबसे दूर वाला
ठीक है। पेरिस जो है बहुत दूर है, तो पेरिस की संधि कहाँ कब हुई थी? तीसरे वाले में हुई थी। दूसरे वाले में पौंडीचेरी, पौंडीचेरी थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब भारत में ही है पर सबसे नीचे पड़ता है। तो पौंडीचेरी की संधि हुई थी द्वितीय वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम आपको बताते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को एकदम अच्छे से रटा होगा, नहीं रटा होगा तो मैं रटवा देती हूँ, ठीक। सबसे पहले चलिए, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। मेरी राइटिंग पे गाली मत दीजिएगा। पुर्तगाली, क्योंकि अभी नोटपैड पे लिखने की आदत नहीं है मेरी, मैं वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पे लिख लेती हूँ, और इसलिए। दूसरे क्यों कौन थे? डच थे, पुर्तगाली डच, ठीक। तीसरे कौन थे हमारे? अंग्रेज, इंग्लिश। चौथे कौन आए थे? डेनिस। पांचवे कौन थे हमारे? फ्रांसीसी। तो सबसे पहला पूछा तो पुर्तगाली, सबसे लास्ट पूछा तो फ्रांसीसी, ठीक। पर अगर इनका क्रम पूछ ले तो क्या याद रखेंगे? PDEDF, PDEDF, ये वाले डी मान लो DE कर दो, PDEDF, ठीक है। पर यदि कंपनी स्थापना का क्रम पूछा जाए ना, तो फिर इसको थोड़ा सा बदल दीजिएगा, क्या हो जाएगा? पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेजों ने अपनी कंपनी की स्थापना की थी, तो PEDDF हो जाएगा, ठीक। पुर्तगाली, इंग्लिश, डच, डेनिश, फिर फ्रांसीसी, ठीक। याद रहेगी ये बात। पुर्तगाली क्या करना है? थोड़ा सा क्रम को फेर बदल कर देना है। डच, अंग्रेज बहुत तेज थे, आए तो बाद में थे, पर कंपनी डचों से पहले इन्होंने स्थापित कर दी थी, ठीक। तो इसलिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी थे। पर अगर कंपनी स्थापना क्रम पूछा जाए तो पुर्तगाली, इंग्लिश, डच, डेनिश, फिर फ्रांसीसी थे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे को स्थापित किया था? तो इसमें सभी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम में इन्होंने अपना, आंध्र प्रदेश में अपना इन्होंने स्थापित किया ही था। सूरत में स्थापित किया था अपने पश्चिम भारत में, सूरत, भरूच में स्थापित किया था, आगरा में स्थापित किया था इन्होंने। कोचीन में भी आपको पता है कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री ही इनकी कोचीन में थी, ठीक है। फिर उसके बाद अहमदाबाद में इनकी फैक्ट्री थी और पटना में भी। तो ये सभी जगह जो है वो इन्होंने सभी जगहों पे अपने फैक्ट्री की स्थापना की थी, इसलिए आपको याद रखना है उपर्युक्त सभी, ठीक। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, पुर्तगालियों से ही रिलेटेड है क्या? निम्नलिखित पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध की चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ठीक है। उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो मित्रों आपको ऐसे, चलिए ऐसे करते हैं, पहले इसको हम एलिमिनेशन की तरह से देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे थोड़ा विचार किया जाए कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। आप कमेंट करिए कि कौन किया था, किसने किया था सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने किया था, फिर उसके बाद तत्पश्चात अकबर ने किया था। कि आपको पता है कि शेर शाह सूरी ने जो है वो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर उनके जो है वो भू राजस्व का मूल्यांकन किया था, ठीक है उन्होंने। तो उसकी यह प्रणाली बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो सर्वप्रथम किसने किया था? हमारे मध्यकालीन भारत में ही सबसे पहले जो है वो शेर शाह ने कर दी थी। अभी मूवी भी आई है ना, पर वो वाले शेर शाह नहीं, शेर शाह सूरी ने कर दिया था। फिर तत्पश्चात शेर शाह सूरी के बाद अकबर ने भी इसी को फॉलो किया था। सॉरी, अकबर,
अकबर ने भी इसको फॉलो किया था, तो ये वाला तो हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया ना। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं कि युद्ध की चलती फिरती तोपों का उपयोग, तो हमारा जो है वो युद्ध की चलती फिरती तोपों का उपयोग भी जो है वो अकबर के काल में ही हुआ था। ठीक है, बाबर ने भी तोपों का बहुत प्रयोग किया था। आपको पता है कि पानीपत के युद्ध में जो है वो इन्होंने जो है वो मतलब कि अच्छे खासी मात्रा में जो है वो युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। फिर युद्ध में चलती फिरती तोपों का इस्तेमाल जो है वो अकबर के काल में हुआ था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि तंबाकू, लाल मिर्च की खेती, ये सब जो है वो किसकी देन है भारत में? पुर्तगालियों की देन है। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि पुर्तगालियों ने और क्या क्या भारत को दिया। पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया, जिसमें पुर्तगालियों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भारत पुर्तगालियों की देन है भारत को, जो है वो क्या है, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कुछ चीज़ें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो पुर्तगालियों ने भारत को दी थी, देखिए पुर्तगालियों की जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एक तो प्रिंटिंग प्रेस। ठीक, बाकी आपने तंबाकू और लाल मिर्च तो याद ही कर लिया है। गोला बारूद, ठीक है, गोला बारूद, आलू, काली मिर्च, आदि बहुत सी चीज़ें थी जो पुर्तगालियों ने भारतीयों को दिया था। और एक बात याद रखिए, जब आपने ऊपर पढ़ा था कि पुर्तगालियों का जो है वो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और पुर्तगालियों का द्वितीय वायसराय अल्बुकर्क था ना, तो आपको ये याद होना चाहिए कि अल्बुकर्क ने जो है ना वो पुर्तगालियों को मतलब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय स्त्रियों से सर्वप्रथम ऐसा पुर्तगाली था जिसने मोटिवेट किया पुर्तगालियों को कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करो। ठीक है, ताकि जो है वो हमारे धर्म में बस जाए, वो हमारे लोगों में सब मतलब मिल जाए। और तो इससे क्या होगा ना कि ये मतलब हमारे धर्म के साथ एक हस्तक्षेप, अगर यहाँ पे कंपनी स्थापित करनी है तो यहाँ की स्त्रियों से विवाह करो। तो एक तरीके से सर्वप्रथम इसका जो है मतलब इसकी बाद में अंग्रेजों ने भी यही काम किया, पर सर्वप्रथम जो है इसकी बात किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। और पुर्तगालियों में किसने की थी? अल्बुकर्क ने की थी। ठीक है, इसीलिए उसको जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किया जाता है। उसने जड़ें जमाने की कोशिश की भारत में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप गेस भी नहीं कर सकते हैं कि कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। मतलब कहाँ बोला है, किसके बारे में बोला है? भारत के बारे में बोला है। ठीक है, और ये महानुभाव थे हमारे मैकाले को जानते ही हैं कि भारत में ब्रिटेन जो है वो यहाँ पे भारतीय शिक्षा में, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक इनको माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को। तो लॉर्ड मैकाले बहुत से स्टेटमेंट देते रहते हैं, जिनमें से ये वाला स्टेटमेंट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये बोल सकते हैं, पर इन्होंने भारत के ऊपर बहुत कटाक्ष बोला है, तो ये भी बोलेंगे। इन्होंने बोला है कि कंपनी एक असंगति है, ईस्ट इंडिया कंपनी, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ पे सब कुछ ही असंगत है। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से कौन कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये कौन था? हमारा डुप्ले कौन था? एक फ्रांसीसी गवर्नर था। और डुप्ले जो है ना, डुप्ले ने जो है वो फ्रांसीसी सत्ता को बहुत चरम पे पहुंचा दिया था। उस समय क्या था कि डुप्ले बहुत मतलब फ्रांसीसी साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था डुप्ले की मदद से। पर बस वही है कि द्वितीय
क्या कहते हैं फ्रांसीसी युद्ध हुआ, जिसमें जो है डुप्ले जो है ना, फ्रांसीसियों की हार और डुप्ले मतलब एक तरीके से की पराजय ने ना जो है डुप्ले को बुला लिया गया, वरना शायद ऐसा भी हो सकता था कि भारत में अंग्रेज जो है फ्रांसीसी ही राज्य करते। तो डुप्ले ने सर्वप्रथम क्या किया था कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लिया। क्यों भाग लिया? बीच बचाव करेंगे इनके बीच, फिर उसके बाद वही है डिवाइड एंड रूल की नीति है कि फूट डालो शासन करो, दोनों के बीच बीच बचाव करेंगे और अपना एक इंटरफेरेंस करेंगे, और किसी एक पक्ष का मतलब किसी का एक पक्ष लेंगे, किसी के विरोध में करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि मतलब इनके इंटरनल हमारे जो कहते हैं ना कि इंटरनल सिक्योरिटी आजकल जो हमें पढ़ाया जाता है, तो सेम वही मैटर था कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में ये घुसते और जो है वो भारत को धीरे धीरे अंदर से ही खोखला कर देते। एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ भड़काओ और उसके बाद जो है मजे लो। सेम यही काम इनका था। ठीक है, तो ये डुप्ले जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था बच्चों? सूरत में। ठीक, अब सूरत से आपको याद आया ना, किसी की सूरत नहीं याद करनी है, सूरत से आपको ये याद करना है कि अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपना एक कारखाना बनाया था ना, जो कि भारत में इनका दूसरा और पश्चिम भारत में इनका पहला कारखाना था। ठीक, याद रखेंगे ना। और फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि फ्रांसीसियों ने अपना दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया था? बता सकता है किस कोई कमेंट में? चलिए, पता नहीं आप बता पाएंगे कि नहीं, पर मैं बता देती हूँ, मसूलीपट्टनम। ओ सॉरी, कहाँ पे? मसूली पट्टनम। ठीक है, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया था। ठीक, अब ये क्वेश्चन तो भाई सबको पता होगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके काल में? लुईस 14वें के काल में। किसके? 14th लुईस 14वें के काल में स्थापित की गई थी। इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ठीक है, वैसे होना तो चाहिए कौन सा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो एक से ज़्यादा को दिखाता हो, तो हमें केवल एक ऑप्शन को बताना है कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो कौन सा कारखाना स्थापित किया था? कहाँ पे? चिनसुरा में। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिनसुरा में। ठीक, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों असफल रहे फ्रांसीसी दक्कन में? बताइए, क्यों असफल रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज, पहला क्या ऑप्शन था हमारा कि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। आपको मैंने पहले ही बताया था ना, डुप्ले बहुत शक्तिशाली था। ठीक, दूसरा क्या था? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। अब कौन उस समय उनसे पूछने जाए पसंद करते थे कि नहीं पसंद करते थे? पसंद तो वो अंग्रेजों को भी नहीं करते थे। ठीक है, तो किसी को नहीं करते थे पसंद, तो भारतीयों को भारतीय थी। ठीक है, पौंडीचेरी एक सामरिक केंद्र था। तो हमें जो सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे अच्छा आंसर जो हमें लग रहा है कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है,
तो कारण क्या था कि फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण था उनकी कमज़ोर नौसैन्य शक्ति। ठीक है, डुप्ले के समय बहुत शक्तिशाली थे, फिर बाद में जब उनकी हार हुई तो इन्होंने क्या है ना कि इनकी नौसैन्य शक्ति जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्गीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं बचा। आपको पता है कि फ्रांसीसी युद्ध के समय कितना ज़्यादा जो है वो फ्रांस को कितनी हानि हुई थी, तो उनके पास एक भी जलपोत नहीं बचा था, बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी। और उसी समय जैसे ही फ्रांसीसियों की पराजय हुई, अंग्रेज जो है वो बहुत शक्तिशाली होते गए। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली हुई और उनकी कमज़ोर हो गई, वरना डुप्ले बहुत सक्षम सेनानायक था। ठीक है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि जिसकी वजह से फ्रांस मतलब अंग्रेज शक्तिशाली हो गए और फ्रांसीसियों को पराजय का सामना करना पड़ा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट और शायद लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, देखते हैं। नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन और है। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, निम्नलिखित में से उनके प्रवेश का सही, देखिए ये वाला तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो अपने वाले ट्रिक से चलिए फिर से अपना वाला ट्रिक देखते हैं। PDEDF, EDF, इनके प्रवेश का क्रम पूछ रहा है, कंपनी स्थापना का नहीं। तो P से हमारा पुर्तगाली, तो पुर्तगाली को हम पहले नंबर 1 पे रख लेते हैं। D से हमारा डच है, डच को हम नंबर 2 पे रख लेते हैं। E से हमारा इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हम नंबर 3 पे रख लेते हैं। और F से हमारा फ्रांसीसी है, तो फ्रांसीसी को नंबर 4 पे रख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बन के आता है वो आता है कि 4213, तो 4213 B वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कंपनियां हैं, सूची 1 को सूची 2 से स्थापित करिए, जो मतलब स्थान दिया गया है। ये हमारा स्थान है, और यहाँ पे कौन सी यूरोपीय कंपनी ने जो है वो, यूरोपीय कंपनियां हैं इनमें किसने अपना जो है वो व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो ठीक है, तो हमारा जो है वो पौंडीचेरी, गोवा, ट्रैंक्वेवोर और शद्रास है। ठीक, तो पौंडीचेरी में आपको पता होगा कि किसने, पौंडीचेरी में फ्रेंच ने, भारत की आज़ादी के बाद भी आपको पता है। पौंडीचेरी किसने, पर किसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का। ठीक, अब गोवा, गोवा के लिए बहुत आसान है, गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार होगा। ठीक है, गोवा पे किस पे, पुर्तगालियों का अधिकार होगा। ठीक है, ट्रैंक्वेवोर, ट्रैंक्वेवोर आपको याद करना है, तो वो उस पर किसका अधिकार था, डेनिश का। ठीक है, और सद्रास पर डच का। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बनता है A का 2, ठीक है, हमारा जो ऑप्शन बनेगा A का 2 और B का 3, A का 2, B का 3, C का 4, ठीक, C का 4 और D का 1, तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन, ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मित्रों ये हुआ आज के जो है वो 20 प्रश्न हमने आपको कराए हैं, और कराने के लिए तो हमने 20 प्रश्न कराए हैं, पर इससे जो भी कनेक्टेड प्रश्न थे, जो भी आपके दिमाग में होते हैं, वो भी चीज़ें मैंने बता दी है, वहाँ से जुड़े हुए और भी मैंने टॉपिक आपको कवर कराए हैं, और इसी तरह जो है वो मैं और डिटेल में भी आपको बताऊंगी। अभी 20 प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे आपको लगभग जो है वो 30 से 40 क्वेश्चन रोज कराया जाए। ठीक है, इसलिए भी मैं नहीं करा रही हूँ अभी वीडियो, क्योंकि पहले जो मेरा कहना ये है कि भाई चीज़ों को थोड़ी डिटेलिंग में पढ़ी जाए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में आपको और भी कई इन्फॉर्मेशन दी है,
तो यदि आप इस तरह से भी पढ़ते हैं ना तो चीज़ें एक बार में कई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में क्लिक करती है। तो पहले क्लास करें, फिर हमारे जो है वो क्वेश्चंस देखें। यहाँ पे आपको पुराने क्वेश्चन के साथ मैं कुछ नए भी चीज़ें आपको बता रही हूँ, उसको भी अपने दिमाग में याद करें। बार बार वीडियो हमारी सुने तो उससे आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा एक बोरियत सी हो जाएगी, या फिर आप हर जगह घटना चक्र नहीं लेके जा सकते हो। तो आप एक काम तो कर सकते हो ना, कि आप ऑफिस में हो, हाउसवाइफ हो, कहीं पे भी हो, आप खाना बना रहे हो, छत पे टहल रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो ना, आप अपने कान में एक हेडफोन लगाओ और हमारे जो है ये क्लासेस चालू कर लो और सुनते रहो। सुनते सुनते आपको चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल सुनना है। ठीक? तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं इसी तरह से और भी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।